डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। आज मैं एक ऐसे टॉपिक को एड्रेस करने वाला हूं जो हर स्टडी करने वाले, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो आप, ऐसे स्टूडेंट को फेस करनी पड़ती है। मेरे मेंटरशिप सेशंस के अंदर मुझे अक्सर 3 में से 1 व्यक्ति यही चीज पूछता है कि अपना फोकस, अपना अटेंशन, अपना कॉन्सेंट्रेशन पढ़े हुए पे कैसे इंप्रूव करना है और लर्निंग प्रोसेस को इंप्रूव कैसे करना है। शुरू करने से पहले एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। थॉट एक्सपेरिमेंट मैं आपको देता हूं, आप लोग जो वीडियो देख रहे हो मेरे सवाल का जवाब दो, पॉज करो वीडियो को और उसको कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे लिस्ट ऑफ 10 टॉपिक्स या 10 सब टॉपिक्स दो जो आपने लास्ट पढ़ी थी। मतलब कल के दिन के अंदर या आज के दिन के अंदर, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, उसमें आपने कोई ना कोई 10 टॉपिक पढ़े होंगे। उन 10 टॉपिक के नाम बिना बुक खोले, बिना कहीं और देखे आप मुझे लिस्ट में बताओ। देखते हैं कितने लोग ये नाम 10 के 10 बता पाते हैं। ऑनेस्टी से, ईमानदारी से अटेम्प्ट करना। थॉट एक्सपेरिमेंट इसलिए था क्योंकि नंबर 1 कंसर्न मेरे मेंटरशिप सेशंस में स्टूडेंट्स का ये रहता है कि सर, हम पढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीजें कवर कर रहे हैं, बहुत सारा मटेरियल हमारे सामने, लेकिन हम उसको रिटेन नहीं कर पाते। और दूसरा, जब उसके ऊपर बेस्ड सवाल आता है तो सवाल का आंसर, उसका जवाब हम नहीं बना पाते। तो आज मैं कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जो मल्टीपल यूनिवर्सिटीज और रिसर्चर्स के द्वारा टेस्ट की गई हैं, काम आई हैं स्टूडेंट्स के। नॉट ओनली थियोरेटिकली बट प्रैक्टिकली मैंने अपनी लर्निंग को इन सभी चीजों को इस्तेमाल करने के साथ इंप्रूव किया है। तो बने रहिएगा मेरे साथ। तो मैं आपको बताऊंगा कि हमारा फोकस क्यों जा रहा है। उसके 5 प्रमुख कारण हैं। 5 मेजर रीजंस विच आई कैन पॉइंट आउट द रीजन व्हाई आवर फोकस इज गोइंग। फर्स्ट इज, जो भी हम एग्जाम्स तैयार करते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, एसएससी हो, उसका सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत ह्यूज है। बहुत ही लिमिटेड ऐसे एग्जाम्स रह गए हैं जिनका सिलेबस लिमिटेड हो और आप 2 महीने में, 1 महीने में उसे पढ़ के तैयार कर सको। ह्यूज सिलेबस होने की वजह से जाहिर सी बात है कि हम कोई चीज अगर डे 1 पे पढ़ते हैं तो डे 20 पे, डे 15 पे हमें वो चीज याद नहीं रहती है। इसका मतलब ये कि पहला प्रॉब्लम सिलेबस है। दूसरा प्रॉब्लम है कि हमें कॉन्स्टेंटली नोटिफिकेशंस आते हैं। मोबाइल फोन हमारे पास रहता है, मोबाइल फोन हमारे आसपास रहता है, उस पर हमें कंसिस्टेंटली नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोशल मीडिया से पढ़ाई करते हैं, यूट्यूब से पढ़ाई करते हैं। इनफैक्ट ये वीडियो भी मैं यूट्यूब पे बना रहा हूं। इसके बावजूद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपने इस यूजेज को कम करना है। सोशल मीडिया मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं। टेलीग्राम है और रेडिट है जो स्टूडेंट्स के फेवरेट प्लेटफॉर्म है। उसके बाद एक्स या ट्विटर, यूट्यूब, कुछ लोग इंस्टाग्राम पे भी है ना, जेनजी हमारा इंस्टा पे है ज्यादा। ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस तरीके से डिजाइंड हैं कि हम इनको लिमिटेड टाइम के लिए चला ही नहीं सकते। हम ये सोचे कि 10 मिनट स्क्रॉल कर लूंगा तो कभी भी वो 10 मिनट खत्म नहीं होते हैं। 10 मिनट पे वो 10 मिनट 1 घंटा, 1 घंटे से 2 घंटा बनता ही रहता है। इसके अलावा बहुत ज्यादा एक्सेसिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज होने की वजह से भी हमारा फोकस डिस्ट्रैक्ट होता है और पैसिव रीडिंग करने की वजह से हमारा फोकस डिस्ट्रैक्ट होता है। पैसिव रीडिंग यानी कि मैंने लक्ष्मीकांत उठाई, लक्ष्मीकांत में मैंने पार्लियामेंट का चैप्टर 7 बार पढ़ लिया, लेकिन फिर जब मैं बच्चे से पूछता हूं कि मुझे बताओ कि स्पीकर को हटाने की प्रोसेस में और चेयरमैन को हटाने की प्रोसेस में राज्यसभा के क्या क्या डिफरेंसेस हैं, तो वो बिना दोबारा बुक खोले मुझे नहीं बता पाता है। इन सब चीजों को हम काउंटर करना सीखेंगे। ये जो हमारे लीक हो रही है फोकस, है ना, पेपर तो लीक हो ही रहे हैं, फोकस भी लीक हो रहा है, अटेंशन भी लीक हो रहा है, उसको कैसे रोकना है इसके बारे में मैं बात करूंगा। अटेंशन स्पैन इंप्रूव करना। अटेंशन इज द गेटवे टू लर्निंग। पहली चीज आपने ये समझनी है कि जिस चीज पे हम ध्यान देते हैं, जिस चीज को हम अटेंशन से सुनते हैं, जो चीज हमारा अटेंशन अट्रैक्ट करती है वो हमें काफी समय तक याद रहती है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपनी लर्निंग में किस तरीके से अपने अटेंशन स्पैन को इंप्रूव करते हो। अटेंशन स्पैन को इंप्रूव करने के लिए आप ये देखते हो कि जो चीज मुझे इंटरेस्टिंग लगे, मुझे लगती है इंपॉर्टेंट, मैं उस पर ध्यान देता हूं, तो द ब्रेन इज देन अलाउड टू लर्न ओनली दोज थिंग्स टू विच यू गिव अटेंशन। अगर आप ध्यान दे पाते हो मेरी बात पे, अगर आप ध्यान दे पा रहे होगे तो मेरी बात से आप कुछ ना कुछ 4-5 पॉइंट अभी ही बता पाओगे। लेकिन अगर आपका ध्यान नहीं है जो मैं कह रहा हूं उसके ऊपर, तो डेफिनेटली यू विल नॉट बी एबल टू रिप्रोड्यूस द कंटेंट। ना अभी तो मैं आपके सामने साक्षात प्रेजेंट हूं, बोल रहा हूं,
है ना, स्पीच दे रहा हूं। लेकिन जब किताब होती है, किताब उससे भी पैसिव, एक लेवल उससे भी पैसिव है, जहां पे सिर्फ शब्द लिखे हुए हैं, ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर लिखे हुए हैं, और मुझे उसको एज अ लर्निंग मटेरियल इस्तेमाल करना है। हमारा जो दिमाग होता है, ब्रेन होता है, उसके कुछ ऐसे कंपोनेंट है जिसको हमें हमेशा शार्प रखना होता है, और ये चीज हम जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है वो करना कम कर देते हैं। जो हमारे दिमाग में प्री फ्रंटल कोर्टेक्स होता है, वो पोर्शन जो फोरहेड के जस्ट पीछे होता है, ये हमारे फोकस और कंट्रोल को डिटरमिन करता है। इसको इंप्रूव करने के लिए आप ढेर सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। एक एक्सरसाइज ऐसी है कि आपके सामने कलर सिस्टम आता रहे और आप उस कलर के अलावा कोई और कलर बताओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां आपके सामने कलर पैलेट खोल देता हूं, इस कलर पैलेट में बहुत सारे कलर्स हैं, जो कलर आपको दिखे आपने उसके ऑपोजिट उसका नाम बोलना है। इससे ये चेक होता है कि क्या हमारा फोकस और अटेंशन या हमारा रिकॉल कितना ज्यादा है, हमारे अपने इंपल्सेस पे कितने कंट्रोल है। ये हिपोकैम्पस से डिसाइड होता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर्म होती है, सॉरी, ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से डिसाइड होता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर्मेशन हिपोकैम्पस में जाती है, और इसको भी आपको मैं टेक्निक्स बताऊंगा जिससे लॉन्ग टर्म मेमोरी हमारी पढ़ते वक्त इंप्रूव होती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी वो तरीका है या वो प्रोसेस है जिसके जरिए हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स रीवायर होते हैं, नए कनेक्शंस बनते हैं। ये नए कनेक्शंस तब बनते हैं जब हम कोई न्यू प्रोसेस सीखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं गिटार बजाना सीखता हूं तो गिटार बजाते वक्त मुझे बहुत सारी कॉर्ड्स प्ले करनी पड़ती है, और मुझे उसमें तकलीफ होती है। जो सिंपल वाली कॉर्ड्स होती है ना, जैसे ई मेजर सिंपल कॉर्ड होती है, जी मेजर सिंपल कॉर्ड होती है, जिसने गिटार बजाया होगा उसको पता है, तो वो इजीली बज जाती है। लेकिन जब मुझे बार कॉर्ड्स बजानी पड़े जिसमें हाथ दर्द होने लग जाता है, तब मेरे को मैं अपनी न्यूरोप्लास्टिसिटी को चैलेंज कर रहा होता हूं। और जब मुझे फास्ट ट्रांजिशंस करनी होती है, कॉर्ड्स बजाते वक्त जल्दी जल्दी तेज तेज चेंज करना होता है, तो मेरी न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ रही होती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी को मेंटेन रखने के लिए एज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है, उम्र बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है। जब हम बहुत छोटे होते हैं तो बहुत इजीली, बहुत आसानी से हम कोई नया स्किल एक्वायर कर लेते हैं। इसलिए जो म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक सीखते हैं, आप देखते होंगे कि वो 3 साल 4 साल की उम्र से शुरू करते हैं, तब जाके वो 18-19 साल में पूरे पके हुए सिंगर बन के निकल के आते हैं। वैसे ही न्यूरोप्लास्टिसिटी हमारी पढ़ाई के लिए भी जरूरी है। बहुत सारे बच्चे मेरे पास जब पहली बार अपना आंसर लिखते हैं मेंस का, तो उस आंसर को वो पॉइंट्स में कन्वर्ट ही नहीं कर पाते हैं, वो सोच ही नहीं पाते हैं इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, जो कि बहुत सारे टॉपर्स का फॉर्मेट है लिखने का, और मैं चाहता हूं कि आप भी वो एमुलेट करें। लेकिन क्योंकि आपने उस तरीके से प्रैक्टिस नहीं की होती है, आपको न्यूरोप्लास्टिसिटी 25 साल की उम्र के बाद से कम होने लगती है। इसीलिए उसकी कॉन्शियस प्रैक्टिस करना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इन सभी चीजों को कैसे ठीक करना है, इसके हैक्स। हैक नंबर 1 जो बहुत लोग जानते भी हैं लेकिन इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, वो है रिकॉलिंग एक्टिवली व्हाट यू हैव रेड। सो देयर इज पैसिव एंगेजमेंट विद द कंटेंट। पैसिव एंगेजमेंट में मैंने मान लो एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी पढ़ी। न्यू एनसीईआरटी में मैंने चैप्टर पढ़ा अबाउट हड़प्पा। मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं। अब हड़प्पा या हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में मैंने चैप्टर पढ़ा। उस चैप्टर के अंदर मैंने हड़प्पा का टाइम पीरियड पढ़ा। उस टाइम पीरियड के बाद मैंने उसकी लोकेशंस पढ़ी, सबसे इंपॉर्टेंट साइट्स कहां कहां पे है ये पढ़ा। मैंने हड़प्पा का पॉटरी सिस्टम कैसा है, हड़प्पा का आर्ट एंड कल्चर कैसा है, उसकी स्क्रिप्ट कैसी है, उसमें ग्रेनरी कहां थी, उसमें ग्रेट बाथ कहां था, उस सिटाडेल और दूसरा टाउन कैसे था। ये चीजें मुझे अभी डिस्कस करते हुए समझा पा रहा हूं मैं आपको। लेकिन जब मैं बुक बंद करता हूं, बुक बंद करने के बाद जब मेरे पास ब्लैंक पेज है, क्या मैं ब्लैंक पेज के अंदर लिस्ट डाउन कर सकता हूं? क्या मैं हड़प्पा की 5 साइट्स के नाम बिना बुक को देखे स्टेट के साथ लिस्ट डाउन कर सकता हूं? ये स्किल जब तक मैं डेवलप नहीं करता, तब तक मैं मेंस प्रीलिम्स के लिए तो शायद तुक्के से पहुंच भी जाऊं, क्लियर कर भी दूं। बिल्कुल हार्श रियलिटी बता रहा हूं, लेकिन मेंस में मैं फंस जाऊंगा। और बिना मेंस की क्लियर किए आज तक कोई ऐसा योद्धा नहीं पैदा हुआ है जो सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर करके या एक सिंगल स्टेज करके रैंक ले आता है पेपर में। ठीक है, तो इसीलिए यू रीड वंस, यू क्लोज द बुक, यू आस्क योरसेल्फ व्हाट आर द 5 पॉइंट्स। दिस डेवलप्स बेटर स्ट्रॉन्गर मेमोरी। ये बेटर स्ट्रॉन्गर मेमोरी जनरेट करता है। री रीडिंग से बेटर स्ट्रॉन्गर मेमोरी जनरेट नहीं होती है। दूसरा जो हैक है वो है फोन एडिक्शन वाला हैक। फोन एडिक्शन या फोन जब हमारी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहता है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी मतलब हमारे सीटेड रीच में रहता है, जहां हम बैठे हैं उसके पास रहता है,
तो चाहे आप उसको स्विच ऑफ करके रख लो, चाहे आप उसको साइलेंट मोड पे रख लो, नेट ऑफ करके रख लो, हजार तरीके चीजें आपने यूज की होंगी, लेकिन वो कभी कारगर साबित नहीं होती। हमें फोन रखना है दूर, स्विच ऑफ नहीं करना है, दूर रखना है। अब आप बोलोगे सर मेरा तो एक ही कमरे का रूम है, मैं कहां दूर रखूंगा? अरे भाई ऐसी जगह रखो जहां जाना जरूरी नहीं है, जैसे वॉशरूम। वॉशरूम आप एक बार जाओगे, दो बार जाओगे, बार बार जाते रहोगे, फिर तो दैट मीन्स यू हैव सीरियस प्रॉब्लम्स, है ना? तो इसीलिए फोन को बहुत दूर रखो पढ़ते वक्त, अपने स्टडी एरिया से बहुत दूर, कंप्लीटली उसको डिफरेंट जगह पे रखो जहां पे आप हो वहां से, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। इट वर्क्स बेटर, ऑलवेज बेटर देन कीपिंग इट इन योर विसिनिटी एंड कीपिंग इट स्विच्ड ऑफ। स्विच ऑन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, फोन को रीस्टार्ट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन जब आप फोन दूर ले जाते हो, दूर रखते हो, तो आपका इनर्शिया बढ़ता है कि अब कौन उठ के जाएगा और देखेगा कि कोई नोटिफिकेशन आया कि नहीं आया। इस एरा में, स्मार्टफोन के एरा में, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकस लूज करते हो आप इस वजह से भी। हैक नंबर 3 है that always study. It's a bonus hack, it's not there in the slide, but this is a hack that I have personally tried and it has worked for me. हैक नंबर 3 है कि आप always study in an uncomfortable position. अनकंफर्टेबल मीन्स स्लाइटली अनकंफर्टेबल। ये नहीं कहूंगा मैं कि पत्थर की स्लैब पे बैठ जाओ या बर्फ की सीली पे बैठ जाओ और पढ़ने लग जाओ और रात भर सो नहीं पाओगे। कैसे सोओगे? अगर बर्फ के ऊपर बैठे होगे कैसे सोओगे? या तवा चला लो, उसके ऊपर सो जाओ धीमी आंच पे। इतना अनकंफर्टेबल नहीं। अनकंफर्टेबल का मतलब कि जो आपकी चेयर होनी चाहिए उसका पॉस्चर बिल्कुल इरेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल सामने की तरफ झुका होना चाहिए। और ऐसे कभी भी आपने नहीं पढ़ना है, कभी भी ऐसे नहीं पढ़ना है बेड पे ऐसे रख के, क्योंकि ये सारी चीजें आपको पढ़ाई से, फोकस से, अटेंशन से दूर ले जाएंगी। स्लाइट डिस्कंफर्ट में जब आप रहोगे, तो आपका अटेंशन, फोकस और ज्यादा होगा। ये स्लाइट डिस्कंफर्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि जब आप यूपीएससी में पेपर देने जाते हो, प्रीलिम्स का पेपर देने जाओगे, मेंस का पेपर देने जाओगे, तो वहां पे आपको ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है जहां पे बेंच जो है थोड़ा सा हिल रहा है, फैन शायद नहीं चल रहा है। ठीक है, तो अगर आपने एक अच्छा अटेम्प्ट देना है, अच्छे स्टडी सेशंस रखने हैं, तो प्लीज अनकंफर्टेबल पोजीशन में बैठो। हैक नंबर 4, आगे आऊंगा इसके ऊपर। हैक नंबर 4 इज डीप फोकस। हाउ टू डेवलप दिस डीप फोकस? यू हैव टू एनलाइटन द मटीरियल दैट यू आर रीडिंग। हाउ टू डू दैट? अपने रूम के अंदर लाइट्स ऐसे रखो कि जो पर्टिकुलर एरिया जहां पे आप पढ़ रहे हो उसके उस एरिया में ज्यादा रोशनी हो इन कंपैरिजन टू दी अदर पार्ट्स ऑफ द रूम। मैं ये नहीं कह रहा कि अंधेरा कर दो बाकी रूम में, कोशिश करो अगर ये कंट्रोलेबल है आपके रूम में, आप घर पे पढ़ते हो, है ना, तो प्लीज जहां पे आप पढ़ते हो वहां पे फोकस लाइट्स ऊपर या टॉप वाली लाइट लगवाओ, ताकि आप बाकी एरिया को देख ही ना सको। ये कहने को ये बहुत ही बेकार सी बात लगती है कि अरे इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, मैं लाइट ऑन कर दूंगा, लेकिन यू विल नोटिस कि अगर आपके रूम की आसपास की लाइट्स डिम हो और जहां बैठ के आप पढ़ रहे हो वहां की लाइट जो है वो ब्राइट हो, वो बहुत ही अच्छा। आई एम नॉट सेइंग अ बिग कॉन्ट्रास्ट, बिकॉज बिग कॉन्ट्रास्ट से आंखें खराब हो जाएगी। आजकल लाइट्स जो भी आती हैं, दे आर एलईडी लाइट्स, देयर ब्राइटनेस कैन बी कंट्रोल्ड। सो वन लाइट यू पुट इन प्लेस वेयर यू स्टडी, द अदर लाइट्स ऑफ द रूम आर देयर, तो उसको आप एलईडी लाइट से रिप्लेस कर लो। इट्स अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट टू डू। व्हाई एम आई सेइंग दिस? व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी इन स्कूल for my AIEEE, even in from AIEEE होता था एक जमाने में, है ना, जब JEE एडवांस्ड और ये सब नहीं होता था, and then I studied for my UPSC exam as well. I used to follow this hack, and this hack you let me focus for 1.5-2 hours at a stretch. 1.5-2 hours at a stretch is very very important, very very difficult, and actually इसको execute करना बिना ब्रेक के बहुत difficult होता था, पर मैं ऐसा करता था और ये मेरे लिए काम आया, कारगर सिद्ध हुआ। Next hack is you must always be curious before reading. If you are not curious about the subject, even fake curiosity can be created. I hate a subject. It could be science, it could be history, it could be any subject. मैं नफरत करता हूं सब्जेक्ट से, लेकिन मैं उसे पेपर में छोड़ के नहीं जा सकता। आर्ट एंड कल्चर बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। मेरे को क्या फर्क पड़ता है कि कौन सी पेंटिंग में कौन से व्यक्ति की शक्ल कैसी थी, है ना,
लेकिन मुझे अपने लिए उसको क्यूरियोसिटी से जनरेट करना ही पड़ेगा। मुझे अपने लिए क्यूरियोसिटी जनरेट करनी पड़ेगी। क्यूरियोसिटी जनरेट करने के लिए मेरे माइंड में क्वेश्चंस होने चाहिए। I need to be able to answer questions after I have read the particular content. And now that is where I, as a mentor, provide students with sheets complementarily, and these are called daily practice worksheets. For example, आप geography पढ़ रहे हो, आपको लगता है एक्सट्रीमली बोरिंग चीज पढ़ी है जिसका नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक्स। पढ़ ली, क्या करेंगे, सिलेबस में आती है, बार बार पूछी जाती है, मेंस में इसके सवाल आते हैं, पढ़ लिया मैंने, इट्स परफेक्ट। लेकिन जब तक मैं उसके साथ क्वेश्चंस नहीं एसोसिएट करूंगा तब तक मेरे पास इंसेंटिव नहीं है उसको पढ़ने का। मैं उसको पढ़ के ये देखना चाहता हूं कि मेरे कितने मार्क्स आएंगे। मैं अपने लिए क्यूरियोसिटी जनरेट करना चाहता हूं कि मैं कैसे परफॉर्म करता हूं, व्हाट विल बी माय स्कोर, है ना, मेरा स्कोर क्या रहेगा इस पर्टिकुलर टेस्ट में। मैं इससे क्यूरियोसिटी जनरेट कर सकता हूं, अदरवाइज ये नेवर एंडिंग गेम है। मतलब मुझे ये पता हो कि जब एविडेंस ऑफ रिच प्लेसर गोल्ड डिपॉजिट्स ऑन द घाना कोस्ट while the gold bearing veins are found in dash supports the continental drift theory। तो कहां पे गोल्ड बियरिंग वेन्स पाई जाती हैं? जो घाना कोस्ट के गोल्ड के डिपॉजिट से एसोसिएटेड है। जब मैं याद करने की कोशिश करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में जो न्यूरॉन्स है वो उस तरीके से फायर होंगे कि मुझे वापस रिकॉल की तरफ लेके जाए। तो चाहे मैं खाली शीट पे लिखता हूं, उससे इवन बेटर तरीका यह है कि मैं ये फिल इन द ब्लैंक्स करूं आफ्टर आई हैव कंप्लीटेड। तो फिर मेरे दिमाग में जैसे ही ब्राजील आएगा एकदम घंटी बजेगी, वाह वाह वाह। और अगर मेरे दिमाग में ब्राजील नहीं आया और मैंने कंटेंट देखा और अरे ये तो ब्राजील था, तो वो जो अरे वाला मोमेंट है वो मुझे ज्यादा देर तक याद रहेगा। प्लीज अंडरस्टैंड कि ये जो हम सारी कहानी पढ़ रहे हैं इसका पर्पस ये है कि मुझे चीजें ज्यादा देर तक याद रहें और मैं उनको इंप्लीमेंट कर सकूं अपने क्वेश्चंस के आंसर्स में, अपने एमसीक्यूज के अंदर। मेरे साथ अगर आप एसोसिएट होना चाहते हो दोस्तों, मैं 2027 के स्टूडेंट्स के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम रन करता हूं और मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी चीजें मैं डिस्कस करता हूं, लेकिन साथ ही साथ इट इज बेस्ड ऑन कंटेंट, इट इज बेस्ड ऑन डेली आंसर राइटिंग, इट इज बेस्ड ऑन fortnightly tests, ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट वी मस्ट कंप्लीट बोथ प्रीलिम्स प्लस मेंस इंटीग्रेटेड कंटेंट बाय 20th जनवरी। सो प्लीज वेबसाइट विजिट करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक लगा होगा, उसको विजिट करना। मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हो, RAINAHAINA05 ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पे मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो या मुझे मेल लिख सकते हो sleepy.classes@gmail.com पे। तो मैं आपकी मदद करूंगा आपकी जर्नी को ट्रैक पे लाने के लिए। स्पेसिंग इज द नेक्स्ट टॉपिक, ये लिख लीजिए, है ना, क्योंकि अटेंशन की बात है, देखते हैं आपको कितना याद रहता है। हमें रेगुलर टाइम पीरियड के या टाइम गैप के बाद चीजें रिवाइज करनी चाहिए। अब डे 1, डे 3, डे 7, डे 21 इज अ फॉर्मूला विच इज यूज्ड बाय मेनी पीपल, जिसमें वो एक दिन पढ़ते हैं, फिर 2 दिन का 3 दिन का पढ़ा हुआ चौथे दिन रिवाइज करते हैं, फिर 7 दिन का पढ़ा हुआ 8वें दिन रिवाइज करते हैं और फिर 3 हफ्ते का पढ़ा हुआ वो 21वें दिन रिवाइज करते हैं। दिस टाइप ऑफ स्पेसिंग इज हेल्पफुल, बट व्हाट आई डू इज स्लाइटली डिफरेंट। मैं स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आप जीएस के 2 सब्जेक्ट्स चलाओ, एक प्राइमरी सब्जेक्ट और एक सेकेंडरी सब्जेक्ट। आपका जितना टाइम जीएस की सेल्फ स्टडी पे जाता है, मान लीजिए वो 4 आवर्स है, तो इसमें से 1/4 आप सेकेंडरी सब्जेक्ट को दो, 3/4 टाइम आप प्राइमरी सब्जेक्ट को दो। इससे दोनों सब्जेक्ट आप एक साथ चला सकते हो। चलो नेक्स्ट, टीच टू लर्न एंड लर्न टू टीच। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैक विच हैज हेल्प्ड मी द मोस्ट। आपने पढ़ना ऐसे है जैसे कि आपने किसी को पढ़ाना। आप पढ़ेंगे ऐसे जैसे कि आप किसी को पढ़ाना चाहते हैं, यू वांट टू टीच समवन, एंड ऑफ कोर्स दिस मींस कि आपके अंदर ये डर होगा कि कहीं कोई चीज रह ना जाए, कहीं कोई चीज मुझसे पूछ ली, मुझसे डाउट पूछ लिया तो मैं उसका कैसे जवाब दूंगा। मैं इसका आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। देखो कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं या हम लोग भी क्या करते हैं कि हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं, उसमें जो इनकन्वीनियंट चीज होती है उसको स्किप कर लेते हैं, इनकन्वीनियंट चीज होती है उसको स्किप कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा कि 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2001
1 है ना। 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2001 से क्या हुआ कि आपने रिजर्वेशन इन प्रमोशन में ये कहा कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन तो होगी, वो तो पहले ही कह दिया था 77 से, लेकिन उसमें कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी का कॉन्सेप्ट भी होगा। कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी का कंसेप्ट भी होगा। आप जो लिटरेचर पढ़ते हो उसमें सिर्फ इतना लिखा है, मान लो। अब आप अगर सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ रहे हो, रटने के लिए पढ़ रहे हो, तो आप इसको रट दोगे कि हाँ भाई 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी भी आई, इंक्लूड की गई। लेकिन अगर आप पढ़ाने के लिए पढ़ोगे तो भाई साहब आपको यह पता लगना पड़ेगा कि कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी होती क्या है। विद एग्जाम्पल आपको यह पढ़ाना पड़े, तब आप इसको डेप्थ में पढ़ोगे। तो आपने पढ़ना भी इसको ऐसे है जैसे आपने पढ़ाना है। सेम गोज फॉर जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम में फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ लूं तो रट्टा तो मार ही सकता हूं, लेकिन अगर मुझे किसी को पढ़ाना पड़े कि जेट स्ट्रीम वेस्ट से ईस्ट क्यों जाती है और ईस्ट से वेस्ट क्यों जाती है डिपेंडिंग अपॉन द हेमिस्फीयर, तो भाई साहब मेरे को कैसे समझाना है। वो एक आइडिया लेके चलो। जब ये आइडिया लेके चलोगे, when you will explain it out loudly, it is retrieval practice in disguise. ठीक है, it is your retrieval practice which is happening. So of course this helps, and this helped me as well. That is why I could crack 4 prelims, because whatever I used to read, many subjects I have taught. I've taught history, IR, polity, social issues. So that is how it helped me. Sleep is your friend, my dear friends. ये रात रात भर जागने को रोमांटिसाइज करने वाले लोग है ना, बर्न द मिडनाइट ऑयल, आ जाओ मैं ऑल नाइटर दिखा रहा हूं तुमको स्टडी व्लॉग, एब्सोल्युटली यूजलेस, डजंट वर्क इन 90% ऑफ द पीपल कि आपको दिखा दूं आ जाओ सारी रात पढ़ के मैंने किया। क्यों? क्योंकि जब आप सोने से पहले ही एग्जॉस्ट हो जाओगे इतने ज्यादा, आपके माइंड में जो लर्निंग होती है ना, खासतौर पे जब आप नई चीज सीखते हो, सोते टाइम अगर आपकी स्लीप अच्छी है, और ये स्लीप साइंस बताती है अगर आपकी स्लीप अच्छी है और आपने कोई नया टॉपिक पढ़ा है, नई सब्जेक्ट की रिसर्च की है, नई स्टडी पढ़ी है, और इवन इट इज इन एनी अदर फील्ड, आपने गिटार सीख रहे हो, जूडो सीख रहे हो, तो उस स्लीप के दौरान आपके न्यूरॉन्स रियलाइन होते हैं। तो अगर आपने बहुत ज्यादा पढ़ लिया लेकिन आपकी स्लीप अच्छी नहीं है, आपकी स्लीप अच्छी नहीं है, तो आप एक्चुअली डिलीट कर रहे हो अपने स्टडी टाइम को। ये सब बेवकूफ बनाने वाली बातें, पुलिंग ऑल नाइटर्स, बिकॉज पुलिंग ऑल नाइटर्स विल वर्क इफ इट इज अ शॉर्ट टर्म टास्क. If you have to give tomorrow the paper and today in college semester number 4 you come to know like me engineering college pass out that अरे भाई अनुज भाई सिलेबस क्या था बताओ जरा, ये तो हमारे नोट्स में है नहीं, बताओ कहां से पढ़ रहे हो, वो ऑल नाइटर चलता है क्योंकि उसमें तुमने पेपर दे दिया, सेमेस्टर एंड का, एंड सेम का पेपर दे दिया, हो गया खत्म, डिग्री उसी बेसिस पे मिलेगी। डिग्री कंटिन्यूड लर्निंग के बेसिस पे तो नहीं मिल रही है, उस दिन के एग्जाम पे मिल रही है। लेकिन क्या यूपीएससी में ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या स्टेट पीसीएस में ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसलिए आप ये ऑल नाइटर वाली सर्केडियन रिदम को त्याग दीजिए जितना जल्दी हो सके। पेपर दिन दहाड़े होता है, रात में होता है, दिन में होता है। पेपर के टाइमिंग क्या होते हैं? 9:30 से 11:30, मेंस में 9 से 12। तो आप अगर पेपर दिन में दे रहे हो तो अपने हाईएस्ट पीक परफॉर्मेंस को आप रात के लिए मत रखो। हाँ, वो लोग जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए इट कैन बी एक्सटेंडेड कि हाँ भाई वो 1-2 बजे तक पढ़ रहे हैं और सुबह 4:30 बजे उठ रहे हैं। बट ये जो टाइम होता है रात के 1 बजे से लेकर 5 बजे तक, अगर मैं जगराता कर लेता हूं तो मैंने तो ऑब्जर्व किया है कि भाई कि इट डज नॉट फिट और रिमेन इन माई माइंड for a longer period of time, and it is an observation which is across the board, है ना। I'm not saying कि कभी कभी ऑल नाइटर नहीं करना होता है, लेकिन आप वो डेली रूटीन ना बनाएं। कॉग्निटिव लोड को बंद करना, कम करना कैसे कैसे जरूरी है? आपको ये पता है कि मेरे पास डेली करंट अफेयर भी है, मेरे पास मंथली करंट अफेयर भी है। अगर मैं चाहूं तो मैं डेली करंट अफेयर को डेली फॉलो करके 31 दिन उसके नोट्स बना सकता हूं, और मैं मंथली करंट अफेयर को एक बार मंथ में देखूंगा, 3 दिन लगाऊंगा, 3 डेज लगाऊंगा और उसको कंप्लीट करूंगा, सप्लीमेंट करूंगा। मेरे लिए भले ही डेली करंट अफेयर ज्यादा एग्जॉस्टिव है, ज्यादा
ज्यादा चीजें, 25 टॉपिक इसमें ज्यादा हो, लेकिन मेरे लिए लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल क्या है? मंथली करंट अफेयर ही सस्टेनेबल है। जोश जोश में मैं रोज डेली करना शुरू तो करूंगा, लेकिन क्या मैं जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई इतने करंट अफेयर डेली बेसिस पे कवर करूंगा? एब्सोल्युटली नॉट। तो इसीलिए choose the option which is lighter on your brain. Don't choose the option which is giving you overload. Already too much load is there. तो read, recall, relate and repeat, ये 4 R फुलफिल करते हो। मेरे साथ मेंटरशिप में जुड़ोगे तो मैं इसी तरीके से आपको हर एक सब्जेक्ट से मैं आपको नेविगेट करवाऊंगा। अभी बैच 2 जस्ट स्टार्ट हुआ, उसके अंदर हम प्री प्लस मेंस की तैयारी करते हैं। हर थर्सडे को प्रीलिम्स का सेशन होता है, सैटरडे को मेंस का सेशन होता है, डेली आंसर राइटिंग होती है, जिसके वजह से हम 2027 के लिए बिल्कुल ट्रैक पे हैं भाई साहब। तो आप लोग जरूर एक बार वेबसाइट विजिट करना, है ना, नंबर पे कॉल करके पूछना कि आयुष सर ये उनसे बात करनी है, तो आई विल बी रेडी फॉर अ 1:1 कॉल एज वेल। आई होप ये जो चीजें मैंने आपको बताई, ये जो चीजें आप इनकॉर्पोरेट जरूर करेंगे। करना तो आज से ही शुरू कर देना, नहीं तो इस वीडियो को हर वीडियो की तरह बस देख के ठंडे बस्ते में डाल देना। धन्यवाद।